कुछ ना कुछ बहाने बना दिया करता था। हमें तो तभी उस पर शक हो गया था, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वह ऐसा काम कर सकता है। अरे तो अब इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। भोला से 5 रुपए किलो लकड़ी खरीदने से बढ़िया है कि हम सभी कल जंगल जाएंगे और हम भी सूखी लकड़ियां काट कर लेकर आएंगे। यह बात जब भोला को पता चलती है तो वह चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि अब उसका लकड़ी बेचने का व्यापार सफल नहीं हो पाएगा। अरे भाग्यवान, क्या तुमने सुना? गांव के लोग कल सूखी लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहे हैं। अगर वह सूखी लकड़ियां काट लेंगे तो हमसे लकड़ियां कोई भी नहीं खरीदेगा और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि कल गांव वाले लकड़ियां काटने जा ही ना पाए। हाँ, अब हम सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे ही रह सकते हैं। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रात में ठंड के साथ साथ आसमान में काले बादल छा जाते हैं और कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश के साथ साथ ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बारिश गिरने के कारण सारे पेड़ पौधे गीले हो जाते हैं, जिससे कि अब जंगल में एक भी सूखी लकड़ियां नहीं बचती है। सुबह होने तक बारिश रुक जाती है। जब भोला और शांति बारिश देखते हैं तो वह बहुत ही खुश हो जाते हैं। अजी देखिए, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और रात को बारिश करवा दी। अब सारे पेड़ पौधे गीले हो गए होंगे और अब तो सूखी लकड़ियां भी जलने लायक नहीं रही होंगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। गांव वालों ने अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझा था, लेकिन उनकी सारी बुद्धिमानी धूल में मिलकर रह गई। और अब मैं लकड़ियां 5 रुपए किलो बेचने की बजाय 10 रुपए किलो बेचूंगा। नहीं नहीं, आप 5 रुपए किलो ही लकड़ियां बेचो। अगर हम 10 रुपए किलो लकड़ियां बेचेंगे तो ये सीधे सीधे लोगों को लूटना हो जाएगा। ऊपर वाले ने आपकी मेहनत को बचाने के लिए बारिश करवा दी और अब आप इसका गलत फायदा ना उठाएं। मेरी आपसे विनती है कि आप लकड़ियों का दाम 5 रुपए किलो ही रखें। मैं लकड़ियों का दाम 5 रुपए किलो ही रखता, लेकिन गांव वालों ने अपनी चतुराई दिखाकर अच्छा नहीं किया और रात को जो बारिश हुई है वह ऊपर वाले का संदेश था कि गांव वाले को सबक सिखाया जाए। इसीलिए मुझे तुम्हारे राय की कोई जरूरत नहीं है। मैं लकड़ियां 10 रुपए किलो ही बेचूंगा। अपने पति की यह बात सुनकर शांति को बहुत ही दुख होता है और भोला अपने घर के बाहर लगे बोर्ड को बदल देता है और उसमें 10 रुपए किलो लकड़ियों का दाम लिख देता है। यह देख गांव वालों को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। देख रही हो सुमन बहन, गांव में कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। हमारे पास तो थोड़ी सी ही लकड़ियां हैं। हम इसे ही जलाकर इस ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा आरती बहन। हमारे पास तो थोड़ी भी लकड़ियां नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे घर आग की गर्मी लेने आए हैं। क्या तुम्हें पता है, आरती बहन जब ठंड की शुरुआत हुई थी तब भोला ने लकड़ियों का दाम 5 रुपये किलो रखा था, लेकिन जब ठंडियां बढ़ चुकी है तो उसने लकड़ियों का दाम 10 रुपया किलो कर दिया है। वह सरासर लोगों को लूट रहा है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है शंकर भाई। हमने जंगल से सूखी लकड़ियां काटने का विचार किया था, लेकिन रात में ही बहुत तेज बारिश हो गई, जिसके कारण सारी सूखी लकड़ियां अब गीली हो गई हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर भी भोला के ही साथ है। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमें अगर और लकड़ियां चाहिए तो हमें भोला से 10 रुपए किलो लकड़ियां खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आग ही हमें इस जानलेवा ठंड से बचा सकती है। फिर सभी मायूस और लाचार होकर बची खूंची लकड़ियों से आग तापते हैं। दूसरी ओर भोला का लकड़ी बेचने का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। सभी गांव वाले उससे ही सूखी लकड़ियां खरीद रहे थे और उसकी बहुत ही अच्छी आमदनी हो रही थी। धन के साथ साथ उसके अंदर घमंड भी आ गया था। एक दिन उसके पास एक बुजुर्ग महिला आती है जो कि ठंड से बहुत ही कांप रही थी। बेटा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। दया करके मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे दो, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। माफ करिएगा माँ जी, मैंने खून पसीना एक करके ये लकड़ियां जंगल से काटी है, इसीलिए मैं ये आपको मुफ्त में नहीं दे सकता।
अगर आपके पास पैसा है तो लकड़ियां ले जाइए, वरना आप यहाँ से जा सकती हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। मुझे बहुत तेज ठंड लगी है और मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं। अगर तुम मुझे लकड़ियां नहीं दोगे तो शायद इस ठंड में मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। दया करके मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे दो। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। अरे माँ जी, ऊपर वाले ने मुझे ऐसे ही बहुत खुश रखा है। मुझे आपकी मुफ्त की दुआओं की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको मुफ्त में लकड़ियां नहीं दूंगा। आप मेरा समय व्यर्थ ना गवाएं। आप यहाँ से जा सकती हैं। बूढ़ी औरत बहुत ही निराश मन से वहां से चले जाती है। भोला के पास पैसे के साथ साथ अहंकार भी आ गया था और उसे शायद यह पता नहीं था कि अहंकार ही इंसान के अंत का कारण होता है। अगले दिन भोला को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। अगली सुबह भोला शांति से कहता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। लकड़ी बेचने का काम तुम आज के लिए संभाल लेना, और याद रहे, किसी को भी मुफ्त में एक भी लकड़ी का टुकड़ा मत देना। आप लोगों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। अभी भी मौका है, हमें पैसे कमाने के साथ साथ दुआएं भी कमानी चाहिए। आप मेरी बात को मान लीजिए और लकड़ियों की कीमत कम कर दीजिए, ताकि सभी इस जानलेवा ठंड से बच सके और हमारा भी थोड़ा मुनाफा हो जाए। अब मेरे दिन इतने भी कमजोर नहीं हैं कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं। मैं जितना बोलता हूँ बस तुम उतना ही करो। तुम्हें अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अपने पति की ऐसी कड़वी और क्रोधजनक बातें सुनकर शांति इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाती है, लेकिन वह मन ही मन यह समझ जाती है कि विनाश की घड़ी नजदीक है। इसके बाद भोला दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। घर में अब सिर्फ भोला की पत्नी और उसका 9 साल का एक बेटा ही था। शांति घर के बाहर बैठकर आग ताप रही थी और उसका बेटा राहुल घर के अंदर खेल रहा था। राहुल को बहुत ही ठंड लग रही थी और राहुल अभी बहुत ही नादान था। मुझे कितनी ठंड लग रही है। माँ तो बाहर आग की गर्मी ले रही है। यहाँ जो पिताजी ने सूखी लकड़ियाँ रखी है, मैं भी उसमें आग लगाकर आग ताप लेता हूँ। राहुल बहुत ही नादान था। वह यह नहीं जानता था कि एक लकड़ी में आग लगाने से सारी लकड़ियां जल जाएगी। राहुल एक लकड़ी में आग लगा देता है। लकड़ियां सूखी थीं, इसलिए तुरंत ही सारी लकड़ियों में आग लग जाती है। देखते ही देखते उनका घर जलने लग जाता है। शांति बाहर खड़े होकर रोते हुए सिर्फ तमाशा देखते रह जाती है, क्योंकि घर के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। पूरे घर में भयंकर आग लग चुकी थी और कोई भी गांव वाला आग बुझाने के लिए नहीं आया, क्योंकि भोला ने सब पर थोड़े से पैसे के लिए अत्याचार किया था। उस आग में भोला का बेटा राहुल भी जलकर मर जाता है। कुछ घंटे बाद घर जलकर राख में बदल जाता है। जब भोला घर वापस आता है तो शांति उसे सारी कहानी बताती है। यह सुन भोला बहुत ही रोने लग जाता है और उसे अपनी गलती की सजा मिल जाती है।